मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करेंगे बजट 2021 की, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी को पार्लियामेंट में पेश किया। यूनियन बजट जो है हमारा, उसका एक्सपेंडिचर जो था वो 34.5 लाख करोड़ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.39 लाख करोड़ था और जो फिस्कल डेफिसिट था परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, वो 9.5% था। बहुत बड़े नंबर्स हैं, है ना। तो ये देखने के बाद में किसी भी कॉमन आदमी के मन में यही सवाल आएगा कि यूनियन बजट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और हम पर इसका क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। यूनियन बजट क्या होता है? जैसे हमारे घर की माएँ पूरे महीने का घर चलाने के लिए एक बजट बनाती हैं, उसी तरीके से हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के एक बजट सेट करते हैं पूरा का पूरा साल के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई सामान ऐसा खरीदा जाए जिसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल हो सके, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर टीवी और फ्रिज होता है, जिसका हम एक बार में पैसे देते हैं मगर लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्चा होता है, जो कि उसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि गवर्नमेंट की इनकम जितनी होती है और जितना वो स्पेंड करती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में 100 रुपए हैं और मैंने 150 रुपए खर्च किए, तो वो जो 50 रुपए मैंने उधार लिए थे, दैट इज माई फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही बुरा, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, चलिए ये देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फार्म सेक्टर की। फार्म सेक्टर में बहुत बड़ा एलोकेशन किया गया है, 2.83 लाख करोड़ से सीधा 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है और इसमें सेस भी लगाया गया है, तो इससे जो है डिमांड बढ़ेगा और इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो है वो 74% कर दिया गया है एज कम्पेयर टू 49%। इससे प्रीमियम का अमाउंट जो रहेगा वो नीचे आएगा और हम लोगों के लिए इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा पहले के मुकाबले। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती थी उनके दाम अब बढ़ जाएंगे और जो चीज़ें डोमेस्टिक थी इंडिया में बनती थी उनके दाम अब गिर जाएंगे। तो इसीलिए सेलफोन, एसी, लेदर जो था वो अब महंगा हो जाएगा और गोल्ड, नाथा, नायलॉन या फिर टेक्सटाइल जो इंडिया में बनते थे वो अब सस्ते हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ जो है वो जमा करने की सोचा है थ्रू डी इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक कंपनीज। तो इसीलिए वो अपनी कंपनी जैसे कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और एलआईसी जो है उसका बेचने की या फिर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। एलआईसी का जो है पार्ट आईपीओ लॉन्च होगा 2021-2022 के बीच में। स्टील सेक्टर में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है ताकि सस्ते में जो है बाहर से स्क्रैप लाया जा सके और जो छोटे स्टील मेकर्स हैं उनको इसका फायदा हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टील पैदा कर सके, स्टील बना सके। हेल्थ केयर का जो बजट है वो टोटल एक्सपेंडिचर के 3% से बढ़ाकर अब सीधा 137% कर दिया गया है। मे बी कोविड इसका एक बहुत बड़ा वजह रही और अब जो है गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दे रही है हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। हालांकि जो वाटर एंड सैनिटेशन था वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है, इसकी वजह से 137 पे गया है। मगर हाँ, गवर्नमेंट जो है अभी काफ़ी अच्छा दे रही है और इसने 35,000 करोड़ का कोविड के लिए इम्यूनाइजेशन प्लान अलॉट किया है। ऑटो सेक्टर में वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, जिसके तहत कार्स 15 से 20 साल कंप्लीट होने के बाद में उसका फिटनेस टेस्ट होगा और अगर वो फिट नहीं होती तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल है और प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल है। तो इसकी वजह से जो कार के ऑटो सेक्टर में जो धीमी गति देखी जा रही थी उसमें तेज़ी आ सकती है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की सोचा है, जिसके थ्रू वो 5 लाख करोड़ रुपए जमा करना चाहती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करेगी। 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी सेक्टर में डालने वाली है, जिसका फायदा डायरेक्टली कंज्यूमर को होगा और वो अपने मन का पसंद का सप्लायर चुन सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट 1,10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं आया, मगर गवर्नमेंट ने 93,224 करोड़ जो है वो एजुकेशन के लिए रखा हुआ है और जितने भी अब कोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के कॉलेजेस के थ्रू उनको ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस घर बैठे बैठे एजुकेशन पा सकें। अगर आपकी एज 75% के ऊपर है और आपकी इनकम खाली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपके ऊपर कोई टैक्स पड़ता है तो बैंक जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से आपके पैसे काट के गवर्नमेंट को दे देगी। आपको टैक्स फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर के लिए फाइनली एक प्लान आ गया है और गवर्नमेंट ने समझ लिया है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट जो है अब
इसके लिए रिसर्च के लिए फंडिंग करने वाली है और काफ़ी अच्छे पैसे खर्च करने वाली है, ताकि इसका फ़ायदा वो भी आगे जाके उठा सके। हाल ही में जो किस्से बैंक के साथ में हुए वो तो सब आप जानते ही हैं, और इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है अब बैड बैंक के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है, जो कि बैंक जो कि स्ट्रेस्ड आउट है या फिर जिनके एनपीएस ज़्यादा है, उनको मार्केट में बेच के उससे पैसा लेगी और उस बैंक को डूबने से बचाएगी। अगर आपका एक नया स्टार्टअप है और उसकी वैल्यू जो है वो टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ के ऊपर है, तो आपको 1 साल के लिए 3 साल के लिए पहले मिलता था टैक्स एग्जम्पशन, अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इंटरेस्ट पेमेंट पे अभी 1 साल तक के लिए डिडक्शन और बढ़ा दिया गया है, ताकि हाउसिंग जो है वो और अफोर्डेबल हो सके और इंटरेस्ट जो है लोगों को कम देना पड़े। आप जो इंटरेस्ट भरते हैं ईएमआई के ऊपर, उसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 80EE, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। जो एयरक्राफ्ट कंपनीज लीज पे अपने एयरक्राफ्ट रहते हैं, उनके रेंट भरने पर, उनकी लीज भरने पर उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, और इससे हमारा एयर फेयर कम भी हो सकता है। ये था हमारा बजट एनालिसिस। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।